ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में भी हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टोटल 20 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया पॉल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है अपने पॉल में देना है। ठीक है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है। ठीक है, पहला अबंडेंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, बी कैरेक्टर ऑफ पीपल, तीसरा फ्रिक्वेंट एंड फ्री इलेक्शंस, एंड 4 लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 10 seconds remaining. वेरी गुड, तो आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, इसमें से कैरेक्टर ऑफ पीपल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये जो फैक्टर है वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे कम इंपॉर्टेंट की बात करें तो कैरेक्टर ऑफ पीपल देखा जाएगा वो बाद में। पहले हमारा नेशनल रिसोर्सेज कैसा है, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या नहीं है। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ठीक है, इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन था वो किसके लिए मेनली रूप से काम करता था? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पढ़ लीजिए ठीक से। वेरी गुड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंडिया के जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, इसको सेटअप किया गया था आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसका जो मेन पर्पज था, ठीक है, वो क्या था? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है, इसलिए जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया? अभी तक टोटल कितने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे? 12, 11, 8, 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है,
टोटल 12 फाइव ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। चलिए हम थोड़ा सा 5 ईयर प्लान्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इंडिया जब आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई कौन सा कमीशन बनाया जाए, इस पे एक विचार किया जाने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन नाम का एक कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। और इसको सजेस्ट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक ऐसा बॉडी था जो जिसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया गया था। मतलब दिस वाज ए नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ये सेटअप कब किया गया था? तो ये मार्च 1950 में सेटअप किया गया था, ठीक है। एक सिंपल रेजोल्यूशन कैबिनेट के द्वारा पास करके, ठीक है। और ये मेनली किस लिए आया था? तो ये इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हो, आगे एक रोड मैप कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके पहले चेयरपर्सन थे, ठीक है। और 5 साल के लिए ये अपना एक रोड मैप तैयार करता था हर 5 ईयर में। क्लियर है? राइट आंसर इसका 12A। आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो इनिशियली इंडिया के प्लानिंग में नहीं था? प्लानिंग लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग या सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लिबरलाइजेशन होगा, क्योंकि जो उदारीकरण का लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस था, ठीक है, वो इनिशियल इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद नहीं आया था, बल्कि ये हमारा कब आया? 1992 में आया था, ठीक है। जब इंडियन मार्केट को, ठीक है, ओपन करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा इंडिया जो है वो फाइनेंशियल एड लिया था, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देखने को मिला था, ठीक है। तो उस समय एलपीजी का मतलब एलपीजी का जो प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब एक ऐसा बॉडी जो सरकार के द्वारा बनाया गया, ठीक है, और उसको मेनली प्लानिंग कमीशन को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है, बनाया गया था। और इसका मीटिंग अगर देखा जाए तो साल भर में 2 बार होता था, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता था कि जो मीटिंग होता था उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे और वो सजेस्ट करते थे कि हमारे देश का डेवलपमेंट जो हो वो किस आधार पे और किस दिशा में किया जाए। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये सब चीजें अच्छे से एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान was commenced in dash and drafted by young economist dash with the emphasis on poverty elevation. 1950 Jawaharlal Nehru, 1951 K. N. Raj, 1952 P. C. Mahalbonis, 1953 Charan Singh.
वेरी गुड, तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर इज बी, यानी कि 1951 में क्या हुआ था, पहला प्लानिंग कमीशन पहला प्लान जो था वो कमेंस हुआ था, और उसको ड्राफ्ट करने वाला का नाम क्या था, के एन राज। के एन राज का फुल नेम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ककंदन नंदनाथ राज। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आपके एक्स्ट्रा के लिए डाल दिया। ठीक है, के एन राज जो थे वो पहला हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को वो ड्राफ्ट किए थे। थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू 1956, ड्राफ्टेड बाय के एन राज, ए यंग इकोनॉमिस्ट who argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might, मतलब ये बोले थे कि इंडिया को शुरू में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो 2 डिकेड तक, मतलब अगले 20 साल तक थोड़ा सा धीमा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेगा अपने इनिशियल फेज में तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और उन्होंने पहला 5 ईयर प्लान को एग्रीगेरियन सेक्टर को इंक्लूड किया था मेनली, और एग्रेरियन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए डैम्स और इरिगेशन सिस्टम को मजबूत करने का सलाह दिया था। वहीं देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसे हम लोग पीसी महालबोनिस मॉडल कहते हैं। ठीक है, वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोर दिया था। ठीक है, जो 1956 से 1961 तक चला था। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी, यानी कि के एन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ डैश। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। वेरी गुड, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, केरला मॉडल। चूंकि हम लोग देखते हैं इंडिया के जो अदर स्टेट्स भी हैं वो केरला मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। केरला मॉडल क्या है, मतलब केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर डेवलपमेंट का एक अलग से तरीका अपनाया गया है, जहां पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एक इगलिटेरियन सोसाइटी का जो स्टेब्लिशमेंट हो सकता है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको केरला मॉडल नाम से ये फेमस है, और केरल जो है वो अलग दूसरे स्टेट्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के तौर पे है। इसलिए राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपको इन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉम्बे प्लान, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और थर्ड 5 ईयर प्लान। पढ़ लीजिए। यस सर। ओके, वेरी गुड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, बॉम्बे प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1944 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, प्लानिंग कमीशन, कब आया, 1951 में। ठीक है, 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मार्च में। इसके बाद कौन सा आया, आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है नीति आयोग, जो कब आया था बताइए, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। सर 2015। एंड इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे। सर पहले चेयरपर्सन सर मोदी, हाँ, नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल, वेरी गुड। तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वही इसके चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि 1, 2, 4 एंड 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which article of Indian Constitution lays down some directive principles of state policy on promotion of international peace and security? आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है। वेरी गुड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, ठीक है, आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 के बीच में है, ठीक है। और 51 जो है वो इसकी बात करता है। इसके बाद अदर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात करता है। और आर्टिकल 52 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात कहता है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो भारत के संविधान के सॉरी भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट 1, फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्टेटमेंट बी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड the legacy of many international dispute, partition created its own pressures and the task of poverty elevation was already waiting for fulfillment। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो ए, बी, स्टेटमेंट सी या स्टेटमेंट डी, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा। वेरी गुड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी था वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वो उसको फ्रेम किया गया, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं भारत के और बाकी सारे जो इश्यूज हैं, ठीक है, उसको वो छोड़कर चला गया। जैसे देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो, ठीक है, इसकी फुलफिलमेंट की बात हो, फिर हम देखते हैं पार्टीशन की जो डिस्प्यूट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये सारी चीजें। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, in which year when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against the neo-colonial invasion। आपको बताना है किस साल ब्रिटेन जो है वो इजिप्ट पे सुएज कैनाल के इश्यूज के लिए क्या किया था, अटैक किया था।
वेरी गुड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 1956। हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमल अब्दुल नसर, वो इजिप्ट के जो सुएज कैनाल था उसका वो नेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो नाराज हो जाता है और वो इस पे कब्जा करने के लिए अटैक करता है हमारे इजिप्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से 1956 26 ऑफ जुलाई को क्या होता है, इस कैनाल पे अटैक किया जाता है, मतलब इस इजिप्ट में अटैक किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा 1956 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टेटमेंट ए है, द प्लेटू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन called Tibet is one of the major issues that historical caused tension between India and China. Statement B, both time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet. C, in 1940, China took over control of Tibet. D, large sections of the Tibetan population opposed the takeover. India tried to persuade China to recognize Tibet claims for independence. कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है। वेरी गुड। तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी है, ठीक है। चाइना जो है वो 1940 में नहीं बल्कि 1949 से लेकर 1951 के बीच में वो अटैक करता है और उस पर कब्जा करता है तिब्बत पे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डैश एंड डैश फैक्टर्स, देयरफॉर novel ideas that inspired Indian struggle for freedom influenced the making of its foreign policy। तो आपको बताना है कौन सा दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, मॉडर्न, डोमेस्टिक या एक्सटर्नल। रॉन्ग आंसर। आपने आंसर मार्क किया है ए यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल। नो, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक, ठीक है, जो आपका घरेलू घर का जो स्थिति होता है, ठीक है, और बाहर का जो स्थिति होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है वो आपके फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया ने ये फेस किया था कि जो कॉलोनियल पीरियड है, ठीक है, कॉलोनी जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। दैट्स वाई इंडिया ऑल्सो अपोजेस द ब्रिटिश एंड अदर कॉलोनियलिस्ट टू लीव द अदर नेशन, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, मतलब फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश का होता है वो कहीं ना कहीं उनके डोमेस्टिक फैक्टर और एक्सटर्नल जो कंटेक्स्ट रहता है उसमें होकर वो डिटरमाइन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना एनेक्स तिब्बत इन डैश and thus removed a historical buffer between the two countries. The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought to obtain political asylum in India in dash
China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India. आपको बताना है कौन सा ईयर दोनों सुनना ब्लैंक्स में आएगा. पढ़ लीजिए ठीक से क्वेश्चन को. Yes, sir. ओके. वेरी गुड. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 1950 में क्या होता है, चाइना जो है वो तिब्बत पे अटैक करता है, उसको कैप्चर करता है, और दलाई लामा जो होते हैं वो इंडिया का शरण मांगने के लिए 1959 में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया to gain assistance from both USA and USSR. Statement 2. India relationship with her neighbor has been strained from the beginning. ठीक है, strained from the beginning. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है. रॉन्ग आंसर. आपने आंसर मार्क किया है सी, यानी कि ओनली टू. ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है क्या. नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस फ्रॉम बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर. जब इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल था तो क्या वो यूएसए की तरफ था, क्या यूएसएसआर की तरफ था, या इंडिया बीच में था, दोनों से मदद मांग रहा था, या दोनों से हेल्प जो है वो ले रहा था. ठीक है. तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ही था कि वो किसी एक तरफ नहीं है, बल्कि वो दोनों की तरफ है. ठीक है, और दोनों से वो हेल्प लेने के लिए तैयार है. तो इसलिए इसका स्टेटमेंट दोनों जो होगा वो सही है, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट में शामिल था और वो असिस्टेंट गेन असिस्टेंस फ्रॉम बोथ यूएसए एज वेल एज यूएसएसआर. एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट बिकॉज द इंडिया रिलेशनशिप विद नेबर्स लाइक आपका श्रीलंका, लाइक आपका चाइना, लाइक आपका पाकिस्तान, हमेशा क्या रहा है, एक स्ट्रेंड, एक तनावपूर्ण रहा है. ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. आपको इसको क्या करना है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट नाम समिट, पंचशील और चाइनीज इन्वेजन. You should have to arrange these events into chronological order.
रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है सी। देखिए, अगर आपको सारा का ईयर याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कि एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, याद है आपको? सर 1954 या 56 में हुआ था। नहीं, 1947 के मार्च में हुआ था। ठीक है, 1947 के मार्च में दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद आपका है नाम समिट। फर्स्ट नाम समिट कब हुआ था बताइए? सर 1961। वेरी गुड, 61। पंसिल कब हुआ था? सर 1954। ये हुआ था 54 में। चाइनीज इन्वेजन कब हुआ था? सर 1962। 62। मतलब इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले एक, उसके बाद आपका 54, यानी कि आपका 3। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद 2 एंड इसके बाद फिर 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था 1947 में, नाम समिट कब हुआ बेलग्रेड 1961 में, पंसिल 1954 में। ठीक है, और 1962 में हमारा चाइनीज इन्वेजन हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, इवेंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला, द कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टेटमेंट 2, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वाज द रिजल्ट ऑफ इंडिया क्लोजनेस टू यूएसए। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉन्ग आंसर, आपने मार्क किया है सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। क्या दोनों गलत है? क्या कोल्ड वॉर जब हुआ था उससे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था? आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया वार हो रहा था तब यूएसए ने किसको सपोर्ट किया था? पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। रसिया ने किसको सपोर्ट किया था? इंडिया को किया था। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर एरा जो है वो हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे भी असर डाला था। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट की जहां तक बात है तो ये गलत है, क्योंकि जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 हुआ था वो इंडिया का क्लोजनेस दिखा रहा था यूएसएसआर के साथ। ठीक है, ना कि यूएसए के साथ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2, मतलब ओनली 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लियर है? बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइनीज इन्वेजन 1962? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चाइना claimed two areas within the Indian territory as Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the states of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। मतलब चाइना जो है वो दो जगहों पे अटैक करके उसको अपने मिलाने की कोशिश कर रहा था, एक आस्काई चीन का एरिया और एक NEFA। स्टेटमेंट 2 है, बिटवीन 1957 टू 1959 चाइना ऑक्युपाइड द आस्काई चीन एरिया एंड viewed the strategic road। स्टेटमेंट 3 है, while the entire world attention was on Cuba missile crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है सी, यानी कि ओनली 2 एंड 3। क्या स्टेटमेंट 1 सही नहीं है? क्या चाइना सर सही है सर। सही, सर ये सही है ना? ऑप्शन टू में सर 1959 में तब तक तो सर वो तिब्बत वाले वो उस पे इंडिया भी तक कुछ बोला भी नहीं था 1959। अच्छा नहीं सर, यस सर, यस सर, ये कुछ और यस बोल रहा है ना, वो तिब्बत के इशू पे नहीं बोल रहा है, ठीक है। सर। हाँ, तो इसलिए इसका तीनों स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द पीस एंड कॉर्पोरेशन। स्टेटमेंट 2, इंडिया फॉट 4 wars in the space of 10 years between 1962 1971. Statement 3 है the conduct of foreign affairs is an outcome of two-way interaction between domestic compensations and prevailing international climate. Which of the following is correct? ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। वाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट? बिकॉज देयर वेर 3 wars between 1962 and 1971, because 1962, 1965 एंड 1971, ठीक है। इसमें 4 वार जो है वो नहीं हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया कंडक्टेड इट्स पोखरण 1 एंड पोखरण 2, यानी कि 2 न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट एंड 2, इन ईयर डैश एंड डैश। आपको बताना है किस किस साल में भारत ने क्या किया, पोखरण टेस्ट किया। वेरी गुड। तो इसका देखते हैं हम लोग, पोखरण 1 1974, ठीक है, और पोखरण 2 जो है आपका वो 1998 में आपका हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1940s में स्टार्ट हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं फिर इंडिया जो है वो बाद में ना तो एनपीटी को साइन करता है ना तो सीटीबीटी को साइन करता है। एनपीटी आपका 1968 में और सीटीबीटी 1996 में साइन हुआ था, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग एनपीटी में क्या था कि जो 5 परमानेंट कंट्री मेंबर्स हैं यूएनओ के, यानी कि यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर डिवाइस है, उसके अलावा और बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना सकते हैं। तो इंडिया इन दोनों पर साइन नहीं करता है एंड फाइनली 1974 में अपना एक पीसफुल मोटिव के लिए वो अपना करता है, ठीक है। और 1998 में फिर एक ब्रॉड अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इनमें से कौन से कंट्रीज में अरब स्प्रिंग ट्रांसेंड नहीं हुआ था? ट्यूनिसिया, लीबिया, ईरान, यमन।
वेरी गुड। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यानी कि ईरान। ठीक है, ईरान जो है वो अरब स्प्रिंग के अंदर में नहीं आया था। अगर बात करें कौन कौन से कंट्रीज, तो सबसे पहले ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, उसके बाद लीबिया, इजिप्ट, यमन, बहरीन, सीरिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं अरब स्प्रिंग के अंदर में आए थे, जहां पर किस चीज की लड़ाई चल रही थी? डेमोक्रेटाइजेशन की लड़ाई चल रही थी अपने ऑथोरिटेटिव और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के विरोध में। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो इस तरह से आपका आज का इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है।